गरीब के पेड़ पर जादुई बैंगन। मचलापुर नामक एक गांव था जहां रोहित अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रह रहा था। उसके परिवार में उसकी मां प्रभा, बहन सौम्या और बड़ा भाई राकेश और भाभी नीता थी। रोहित पेशे से किसानी करता था। वह कम पढ़ा लिखा भी था, पर उसका भाई राकेश, उसने शहर जाकर पढ़ाई की थी। इसी बात का उसे घमंड था। वह घमंड उसकी पत्नी में भी था। रोहित अपने खेत में हल चलाकर तपती गर्मी में घर आया ही था कि रोटी बनाते हुए भाभी से कहता है, भाभी, मैं घर आ गया। आज बहुत गर्मी थी, थोड़ा सा पानी दे दीजिए। और खाने में क्या बनाया है? देवर जी, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, तो पानी आप खुद पी लीजिए। और खाना मैंने आपके लिए बनाया नहीं है। मैंने सिर्फ राकेश जी और माँ जी का ही खाना बनाया है। बाकी आप अपनी बहन का भी खुद बना लेना, मुझे और भी काम है। जब देखो भाभी भाभी करके नौकर बनाने का काम करवाता है। जी भाभी। थका हारा खेत से घर आकर रोहित पानी पीकर खुद चूल्हे पर टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाता है तो उसकी बहन कहती है, अरे भैया, आप ये क्या कर रहे हो? मैं बना देती हूँ खाना, आप वैसे भी थक चुके हो। वैसे भैया, भाभी इतनी बेरुखी क्यों करती हैं हमसे? घर के काम में भी हाथ भी नहीं बटाती, सिर्फ अपना काम करती हैं। कोई बात नहीं सौम्या, हम छोटे हैं। तभी सौम्या रोटी बनाकर अपने भाई को खिला देती है, जहां भाई भी उसे अपने हाथ से खाना खिलाता है। और घर की बड़ी बहू घमंडी होने के कारण आलसी भी थी। उसे किसी के जज्बातों से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपने पति से मतलब रखती थी। कभी कभी तो सौम्या रोहित को वो यूं ही सुना दिया करती थी। साथ ही घर में पैसों की बहुत कमी थी। जहां बड़ा बेटा अच्छा पैसा कमाता था और किसी को भी नहीं देता था, पर छोटा बेटा अपने खेत में जो भी उगाता उसे बेचकर अपनी माँ बहन का खर्चा चलाता था। पर एक दिन उसके खेत की सब्जी के पेड़ पौधे सब खराब हो गए, यहाँ तक कि पसंदीदा बैगन भी। ये देखकर रोहित अपनी माँ की गोद में सर रखकर कहता है, माँ, मैंने इतनी मेहनत करी थी, इसके बावजूद मेरे खेत में सारी फसल बर्बाद हो गई। अब मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्या होगा? चिंता मत कर बेटा, तेरा बड़े भाई पैसे वाला है, उससे पैसे मांग ले और खेत में दोबारा खेती कर। क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। मुझे नहीं लगता कि बड़े भैया पैसे देंगे, पर एक बार कहकर जरूर देखूंगा। आखिर सौम्या की शादी का खर्चा भी तो मेरे कंधों पर है, क्योंकि भाई ने पहले ही इनकार कर दिया। ये बोलकर रोहित अपने बड़े भाई राकेश के पास जाकर पैसे मांगता है। तभी वह तेवर दिखाकर कहता है, क्या बोला तुमने? मैं तुम्हें तुम्हारे खेत में उन पेड़ पौधों के लिए पैसे दूं? बिल्कुल नहीं। देखा, अगर आज तुम मेरी तरह पढ़ लेता तो गवार नहीं होता। खैर, मैं किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, और मैं यहां रहूंगा भी नहीं अब तुम जैसे गंवार लोगों के साथ। मैं और मेरी पत्नी शहर में रहकर शहर के तौर तरीके से जिएंगे। भैया, आप जा रहे हैं? आप जानते हैं माँ की तबीयत बिगड़ी हुई है, फिर भी। मुझे कुछ नहीं पता, सब तुम ही करो, मैं तो चला। अगले 2 दिन में ही राकेश अपना सामान बांधकर पत्नी के साथ शहर की ओर रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी ओर घर के खर्चे, माँ की दवाई, बहन की शादी को लेकर रोहित के मन में बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि कमाई का जरिया ठप हो गया था। वह दूसरी जगह काम भी करता है तो लोगों से काफी कुछ उल्टा सीधा सुनने को मिलता है। अपनी माँ बहन के पेट को पालने के लिए वह लोगों की सुनता है, फिर एक बार काम से निकाल दिया जाता है। ऐसे में परेशान होकर वह अपने उजड़े हुए खेत में जाता है, जहां उसके सारे पेड़ पौधे तहस नहस हो रखे थे। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतनी परिश्रम के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली, न मेरी नौकरी रही। अब मैं अपने परिवार का ख्याल कैसे रखूंगा? उसके रोते हुए आंसू जमीन पर पड़ रहे थे। तभी जमीन से 2 जड़ निकलती हैं। एक बड़े से पेड़ का रूप ले लेती हैं, जो कि बैंगन का पेड़ होता है। दूसरी जड़ रोहित के पैर को पकड़ लेती है। तभी रोहित का ध्यान जाता है, ये क्या? मेरे पैर में ये जड़ कैसे बन गई? अरे अरे अरे, इसकी जड़ तो कहीं जा रही है, जरा देखता हूं मैं। अपने पैरों में से वो जैसे जैसे जड़ निकालता है और धीरे धीरे उस जड़ की पहुंच तक पहुंचता है, तो सामने देखता है कि उसके खेत में एक बड़े से बैंगन का पेड़ है, जिसे देखकर वो कहता है, अरे, मेरे खेत में सब कुछ उजड़ गया था, ये इतना बड़ा पेड़ कैसे आया? और इस पर तो बहुत सारे बैंगन भी हैं। रोहित चमचमाते बैंगन को देखकर 2 बैंगन तोड़ता है, जिसके तोड़ते ही वहां 2 नए बैंगन आ जाते हैं और अचंभित होकर कहता है, अरे बाप रे बाप, ये क्या, बैंगन तोड़ने के बाद दोबारा बैंगन आ गए? कहीं ये जादुई बैंगन का पेड़ तो नहीं है? तभी जादुई बैंगन पेड़ खुशी से झूम कर कहता है,
तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं एक जादुई बैंगन का पेड़ हूँ। तुम इतने हताश परेशान थे कि तुम्हारे आंसुओं से मैं पिघल गया और मेरी जड़ जमीन से निकलकर एक बड़े जादुई बैंगन के पेड़ में तब्दील हो गई। अब तुम जितने मर्जी चाहो इस बैंगन को तोड़ सकते हो। ये कभी खत्म नहीं होंगे, न खराब होंगे। इन्हें बेचकर तुम अपने घर की सारी स्थिति ठीक कर सकते हो। अरे सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रोहित जादुई बैंगन को तोड़कर अपने गमछे में रखता है। तभी पेड़ पर और बैंगन आ जाते हैं। जादुई बैंगन पेड़ का शुक्रिया अदा करके वो घर पर बैंगन ले जाता है। ये देखकर माँ और बहन कहती हैं, भैया इतने सारे बैंगन कहाँ से लाए? तुम पर तो पैसे नहीं थे। हाँ बेटा, बताना, अभी तक तो तेरे हाथ खाली थे, अचानक कैसे भर गए? माँ ये समझ लो भगवान ने हमारी सुन ली। मेरे खेत में जादुई बैंगन का पेड़ उगा है, जिससे अब हम अच्छी जिंदगी काटेंगे। सौम्या, तुम बैंगन का भरता और बैंगन के पकौड़े चाय के साथ बना दो। उसके बाद मैं मंडी में बैंगन का इतना सस्ता दूंगा कि पूरे बाजार में कोई बेच नहीं रहा होगा। इससे सभी लोग मेरे बैंगन खरीदेंगे। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी तरकीब है। कुछ ही देर बाद तीनों मिलकर बैंगन के पकौड़े का नाश्ता करते हैं। उसके बाद रोहित मंडी में ढेर सारे बैंगन लेकर बेचने के लिए निकल जाता है। बैंगन ले लो, बैंगन 10 रुपए किलो, सस्ते ताजा ताजा बैंगन ले लो। बड़े बैंगन, छोटे बैंगन, बनाओ इसका भरता, पकौड़ा, सब्जी, अचार। बैंगन बैंगन। अरे आप तो बहुत सस्ते बैंगन दे रहे हो, जरा 1 किलो दे दीजिए। क्या इतने सस्ते बैंगन? मुझे तो 2 किलो दे दीजिए भाई साहब। ये लीजिए आपके बैंगन। कुछ ही देर में एक एक करके रोहित के सारे बैंगन खत्म हो जाते हैं। वह दोबारा से जादुई पेड़ से बैंगन तोड़कर लाता है और मंडी में बेचता है। सस्ते के कारण फिर से बैंगन खत्म करके वह अपने घर लौट आता है, जहां उसकी पहली कमाई बहुत ज्यादा होती है। इससे तीनों खुश हो जाते हैं। इसी तरह रोहित जादुई बैंगन पेड़ की मदद से रोज बैंगन बेचता है, जिससे उसे काफी मुनाफा होता है। 6 महीने बाद पैसे इकट्ठे करके वह अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में करा देता है। वहीं दूसरी ओर अपनी माँ का इलाज भी करवा देता है, जिसके बाद उसकी माँ स्वस्थ हो जाती है। तभी प्रभा कहती है, बेटा तूने अपने भाई के जितना पढ़ा लिखा ना होने के बाद भी इतनी परिश्रम और सफलता प्राप्त की है। मैं बहुत खुश हूँ और अपनी बहन की शादी भी कर दी। मैं भी ठीक हूँ। तू अपने ऊपर भी ध्यान दे, मैं भी अपनी बहू पर हुक्म चलाऊं। बड़ी बहू बेटों ने तो वो रूप दिखाया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्या बोलूं माँ, आप ही कोई अच्छी सी लड़की देख लो जिससे मैं शादी कर सकूं। ठीक है बेटा। ये कहकर प्रभा रोहित के लिए लड़की ढूंढती है। वहीं दूसरी ओर रोहित जादुई बैंगन पेड़ से बैंगन को बेच देता है। उन पैसों से वह गरीब लोगों की मदद करता है और उन्हें भी खाने के तौर पर बैंगन बांट देता है। वह किसी को भी अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजता था। शुभ मुहूर्त देखकर प्रभा अपने बेटे रोहित की शादी सुप्रिया नाम की सुशील लड़की से करा देती है, जिसके बाद सुप्रिया घर की सारी जिम्मेदारी संभालती है और रोहित एक अच्छा खासा व्यापारी बनकर खुशी खुशी रहता है। धामू बाजार में ठेले पर सब्जियां बेच रहा होता है। आलू ले लो, प्याज ले लो, टिंडे ले लो, हरी सब्जियां ले लो। आओ आओ भाई, आलू ले लो, प्याज ले लो, टिंडे ले लो। भाई साहब जरा आधी किलो आलू तो देना। हाँ हाँ बहन जी, ये लीजिए, अभी के अभी तोल देता हूँ। धामू आधी किलो आलू तौल देता है और उस औरत को दे देता है, जिसके बाद वह बाजार में ठेले को यहाँ से वहाँ ले जाकर लोगों को सब्जियां बेचता रहता है। इसी प्रकार उसका रोजमर्रा का खर्चा चल रहा था। शाम होते होते धामू कमाए हुए पैसों में से कुछ दवाइयां खरीदता है और घर को लौटने लगता है। अरे भाई, रात हो गई है, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। धामू जैसे ही घर पहुंचता है, उसकी तीनों काली बेटियां घर में साफ सफाई और खाना बना रही होती हैं। अरे मेरी बच्ची हो, तुम इतनी छोटी सी उम्र में घर के काम क्यों कर रही हो? पिताजी, माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुबह से सिर्फ आपका ही नाम पुकार रही है। हाँ पिताजी, आज उन्हें दवाई लिए हुए पूरे 1 हफ्ता हो गया है। पिताजी, आप पहले माँ के पास चले जाइए। जैसे ही धामू निर्मला के पास जाता है, निर्मला दर्द से करहा रही होती है। देखिए जी, मेरा कुछ नहीं पता कि मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। हमारी 3 बेटियां हैं, अब आपको उनकी जिंदगी बनानी है। मुझसे वादा करो कि आप हमारी तीनों बेटियों की परवरिश अच्छे से करोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ निर्मला,
मैं अपनी तीनों बेटियों की परवरिश अच्छे से करूंगा, लेकिन तुम ऐसा कुछ मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। धामू इतना कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से निर्मला की आंखें बंद हो जाती हैं, जिसके चलते धामू बहुत फूट फूट कर रोने लगता है। धामू अपनी पत्नी निर्मला का अंतिम संस्कार कर देता है, जिसके बाद वह सब्जी बेचकर अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाने लिखाने का काम शुरू कर देता है। मेरी बेटियों, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी माँ का सपना पूरा करो और पढ़ लिख कर कुछ बनो। मैं तुम्हें किसी काबिल देखना चाहता हूँ। उस दिन के बाद से धामू दिन रात मेहनत करता है और सब्जी बेचने के साथ साथ वह एक फैक्ट्री में काम करना भी शुरू कर देता है। देखते ही देखते कुछ समय बीतने लगता है, जिसके चलते उसकी बेटियां शादी के लायक बड़ी हो जाती हैं। एक दिन धामू फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। जिस मशीन में धामू काम कर रहा था, अचानक से वह मशीन खराब हो जाती है और धामू के दोनों हाथ उस मशीन के अंदर आ जाते हैं, जिसके चलते वह बेचारा अपाहिज हो जाता है। पिताजी, पिताजी, ये क्या हो गया आपके हाथों को? पिताजी, ये सब कैसे हुआ और किसने किया? बेटी, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। मेरी ही गलती की वजह से मेरे दोनों हाथ मशीन में चले गए और मैं अपाहिज हो गया। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। आपके दोनों हाथ अभी सही सलामत है। हम तीनों बेटियां आपके दायां और बायां हाथ हैं। बेटियों, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा तो नहीं पाया, लेकिन तुम्हारी शादियों के लिए मैंने कुछ पैसा जोड़ा है। तुम शादी करके अपना घर बसा लो। आपको इस हालत में कैसे छोड़ सकते हैं पिताजी? अरे बिटिया, बेटी तो पराया धन होती है। एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही होता है। तू क्यों चिंता करती है मेरी बच्ची? धामू की तीनों बेटियां उसकी बातें सुनकर रोने लगती हैं, जिसके बाद बेचारा अपाहिज धामू अपनी तीनों बेटियों के लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उसे अपनी बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता, क्योंकि उसकी बेटियों का रंग सांवला था। अरे भाई साहब, क्या बताएं तुम्हें, आजकल कोई भी काली या सांवली लड़कियों से शादी नहीं करना चाहता। सबको तो अपने घर में गोरी बहू चाहिए। जैसे पंडित जी, मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी अच्छे घर में करना चाहता हूँ। उसके चलते मुझे जितना दहेज देना होगा मैं वो भी दे दूंगा। अच्छा, ऐसी बात है? तो फिर ये देखो, ये 3 लड़के तीनों भाई हैं और अच्छे घर से हैं। तीनों खुद की कंपनी चला रहे हैं। धामू को वह तीनों लड़के पसंद आ जाते हैं। पंडित जी, मुझे रिश्ता मंजूर है। जितनी जल्दी हो सके इन लड़कों से मेरी तीनों बेटियों की शादी की बातचीत आगे बढ़ाओ। लेकिन याद रहे, दहेज में पूरा 5 तोला सोना और घर का सारा सामान और तीनों दामादों को गाड़ियां देनी होगी। धामू दहेज के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह उन तीनों लड़कों से अपनी तीनों बेटियों की शादी कर देता है। शादी के बाद जब वह तीनों अपने ससुराल में आती हैं, तो घर पर आए हुए मेहमान उन्हें देखकर कहते हैं, अरे जरा देखो तो सही, विमला की बहू कितने सांवले रंगत और काले चेहरे वाली है। हाँ बहन, तुम सही कहती हो। ऊंची दुकान, बेके पकवान। जितने ये अमीर हैं उतनी ही इनकी बहू काली है। तभी वहाँ विमला आ जाती है। मैं बहुत देर से सोच रही थी कि पूरी पार्टी में ऐसे लोग कहाँ चले गए जो अपने मनोरंजन के लिए लोगों का मजाक उड़ाते हैं। देखा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो मेरी बहुओं का मजाक उड़ाकर तुम्हें कैसा लगा? हमने तो वही कहा जो सच है। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर तुम काली क्यों हो? अरे काला होना कोई पाप नहीं है। ये तो ऊपर वाले ने ही 2 रंग बनाए हैं और मुझे तो मेरी बहू बहुत सुंदर लगती है। विमला की बात के आगे कोई कुछ नहीं कह पाता। वहीं विमला की तीनों बहू ये सब सुनकर बहुत खुश होती हैं। लेकिन शादी के बाद सभी फंक्शन के बाद विमला अपनी बहुओं से कहती है, देखो, इस घर के कुछ कायदे और कानून हैं। हमारे घर की बहू बाहर नहीं जाती। जो चाहिए उसे इस घर में ही मिल जाएगा। बाकी के नियम धीरे धीरे सीख जाओगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अरे, मुझे तो लगा था कि हमारी सास बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये तो बहुत सख्त हैं। लेकिन हम तीनों को अपनी माँ का और अपने पिता का सपना भी तो पूरा करना है, और उसके लिए हमें पढ़ाई के साथ साथ बाहर भी जाना होगा। ये सब कैसे होगा? तीनों बहनों को अपनी माँ का सपना पूरा करना था, जिसके चलते वो अपने ही घर में छुप छुप कर पढ़ाई शुरू कर देती हैं। जब रात के समय घर के सभी सदस्य सो जाते हैं, तब तीनों बहनें अपनी किताब निकाल कर पढ़ाई शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते वह तीनों बहनें पढ़ाई करके कुछ न कुछ बन जाती हैं। निशा डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर लेती है, आयशा वकील की और राधा कलेक्टर की, जिसके बाद वह तीनों अपने पिता के पास जाती हैं। पिताजी, देखो, मैं वकील बन गई और मैं कलेक्टर बन गई।
देखो पिताजी, मैं भी डॉक्टर बन गई। आपका सपना हम तीनों बहनों ने पूरा कर दिया। आज तो सच में तुम तीनों ने मिलकर मेरा नाम रोशन कर दिया। तुम्हारी माँ यह देखकर बहुत खुश हुई होगी। तभी वहां अचानक से विमला अपनी कुछ बिगड़ैल सहेलियों को लेकर पहुंच जाती है, जिसे देखकर निशा, आयशा और राधा तीनों बहुत डर जाती हैं। माफ कर दीजिए माँ जी, हम अपने पिताजी का सपना पूरा करना चाहते थे, इसलिए हमने पढ़ाई की। अरे बहू, तुम क्यों माफी मांग रही हो? माफी मांगने के लिए तो मैं इन्हें लेकर आई हूँ। ये वही औरतें हैं जिन्होंने ये कहा था कि मेरी सावली बहू किसी लायक और किसी काबिल नहीं। तो देख लिया तुम सबने कि रंग और रूप कुछ मायने नहीं रखता। असल जिंदगी में इंसान की समझदारी और उसकी अच्छाई ही मायने रखती है। हाँ विमला, तुम सही कहती हो, हमें माफ कर दो। हमें तुम्हारी बहुओं के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। विमला अपनी तीनों बहुओं को गले से लगा लेती है और उन्हें फक्र से अपने घर वापस लेकर जाती है, जिसके बाद वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।